नमस्कार। मैं गौरव आप सभी का ग्रैंड गौरव चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे लास्ट तक ज़रूर देखें इसलिए क्योंकि इन्वेंटरी कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ना केवल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बल्कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का भी पार्ट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट है। बहुत जगहों पे देखा गया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं और साथ ही साथ अगर आप बात करें अ, कुछ फाइनेंस के पेपर्स की तो उसमें भी इन्वेंटरी कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इन्वेंटरी कंट्रोल के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टडी करेंगे कि इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल और देखते हैं। और उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट पूरी तरह से समझना है तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज कि इन्वेंटरी कंट्रोल में सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि इन्वेंटरी क्या है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरी की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है और उसको देखने चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जब हम इन्वेंटरी की बात करते हैं तो इन्वेंटरी क्या है? तो कहते हैं इन्वेंटरी मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्स ऑन हैंड। तो जब भी हम बात करते हैं इन्वेंटरी की, हम कहते हैं कि कोई भी मटेरियल हो जिसकी अपनी एक वैल्यू, अपना एक क्वांटिटी हो और उसको एक रिसोर्स के तौर पर हम यूज कर सकें, वही इन्वेंटरी है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं तो जब भी इन्वेंटरी की हम बात करें तो हम कहते हैं कि इन्वेंटरी का मतलब उसमें 3-4 चीजें शामिल होती हैं। तो ये 3-4 चीजें कौन-कौन सी हैं जिसे हम इन्वेंटरी कहते हैं। तो देखिए, जब हम इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन शुरू करने के टाइम और प्रोडक्शन में लगने वाला जितना भी मटेरियल है, जितने भी तरह का मटेरियल है, उसको आप इन्वेंटरी कह सकते हैं। इन्वेंटरी को आप दूसरे वर्ड्स में स्टॉक भी कहते हैं। तो अगर हम इन्वेंटरी की बात करें तो आपका जो दूसरा पॉइंट है ये कह रहा है कि इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल इंक्लूडेड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, रॉ मटेरियल तो मालूम है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोड्यूस करने के लिए जो इनिशियल मटेरियल चाहिए वो है रॉ मटेरियल। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? तो हम ये कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा चुके हैं और वो रॉ मटेरियल आधा हाफ लेवल तक कन्वर्ट हो चुका है फिनिश गुड में। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल चुके हैं और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, इसी को हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फिनिश्ड गुड्स का मतलब आपको मालूम है कि फिनिश्ड गुड्स का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो मैं बना रहा था और वो फैक्ट्री के अंदर बन करके तैयार हुआ। स्टोर्स और स्पेयर्स की बात भी हम करते हैं। अब ये स्टोर्स और स्पेयर्स का मतलब क्या है? इन्वेंटरी में स्टोर्स और स्पेयर्स का मतलब एडिशनल चीजें हैं, एडिशनल मटेरियल है जिनका हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक। तो अगर हम स्टोर और स्पेयर्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के वो छोटे छोटे मटेरियल आते हैं जिन मटेरियल्स को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं तो वो स्टोर और स्पेयर का पार्ट हो जाता है। अब एक और चीज जो ये क्लियर करेगी कि इन्वेंट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या है, तो कहते हैं कि एक डिटेल्ड लिस्ट है जितने भी मटेरियल हमें प्रोडक्शन में उसकी क्वालिटी को और उसके स्टैंडर्ड नंबर को इंश्योर करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इन्वेंट्री है। तो अगर आप सिंपली कहें तो इन्वेंट्री जितना भी मटेरियल है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है वो सारा मटेरियल इन्वेंट्री है। ठीक। और लास्ट पॉइंट इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो कह रहा है अ स्टॉक ऑफ आइटम हेल्ड टू मीट फ्यूचर डिमांड्स, राइट। यानी कोई भी स्टॉक, कोई भी आइटम जो हम यूज कर रहे हैं, हम रख रहे हैं, जिसका फ्यूचर में हमें किसी भी लेवल पे कोई डिमांड हो सकती है, तो उसको हम लोग मटेरियल कह सकते हैं या इन्वेंटरी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है लोगों को कि इन्वेंटरी शब्द का या मटेरियल शब्द का या
स्टॉक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर ओवरऑल आप समझें तो इन्वेंट्री का मतलब है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टोर स्पेयर्स, राइट। इसके बाद हम देखें कि कितने टाइप की चीजों को इन्वेंट्री के इनपुट के तौर पर माना जाता है। जैसा अभी मैंने ऊपर की स्लाइड में आपको बताया कि रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टोर स्पेयर्स हैं, तो ये चीजें जो हैं इन्वेंट्री के अंतर्गत शामिल होती हैं, शामिल की जाती हैं। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इनपुट्स की बात करें, यानी कितने तरह के इनपुट्स ऐसे हैं जिनको हम इन्वेंट्री के टाइप्स में मान सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जितना भी होगा वो इन्वेंट्री का इनपुट है। परचेस्ड पार्ट, अब ये देखिए परचेस्ड पार्ट कौन सा है। ये परचेस्ड पार्ट बेसिकली ऐसे स्टॉक, ऐसे चीजों का है जिसका कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हैं, तो वो भी वो सारा परचेसिंग जो हम अपने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हैं, वो सारा परचेसिंग भी इन्वेंट्री इनपुट का पार्ट है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर मटेरियल और आउट, कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा स्टॉक जिसे हम मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, हम कुछ रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई आउटपुट जो इन सारे रॉ मटेरियल या परचेस पार्ट या मेंटेनेंस के थ्रू हम जनरेट कर रहे हैं। अब आउटपुट्स का दूसरा सेंस फिनिश गुड्स भी होता है, तो आउटपुट कहें या फिनिश गुड्स कहें। स्क्रैप और वेस्ट इन प्रोसेस, तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस एक बार स्टार्ट होता है तो एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने पे बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी होता है जो फुल कैपेसिटी के साथ फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें कुछ स्क्रैप हो जाता है, यानी कुछ अवशेष बच जाता है, कुछ वेस्ट होता है, यानी कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होगा या वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा होगा जो प्रोडक्शन में गया, लेकिन प्रोडक्शन में जाने के बाद वो ठीक तरीके से प्रोडक्ट के तौर पर जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है वो बन के नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में वहां पर वेस्ट की सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो वेस्ट भी एक तरह का इन्वेंट्री का इनपुट है। यानी इन्वेंट्री इनपुट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री इनपुट का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर आप स्टॉक को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर स्टॉक लगा है उसको आप देख रहे हैं। अगली चीज है जिसे हम कह रहे हैं पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट। अब ये पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस को आप पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब इसमें सब असेंबलीज आती हैं। अब ये सब असेंबलीज कौन सी हैं, तो जब हम सब असेंबलीज की बात कर रहे हैं तो सब असेंबलीज का मतलब है कि वो चीजें जो असेंबली में गई हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उनका प्रोडक्शन होना है। तो चाहे वो वेयर हाउस में रखी हैं, चाहे वो ट्रांजिट में है, ट्रांजिट का मतलब चाहे वो रास्ते में है, ये सारी चीजें, अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं वो सबको हम फैक्ट्री फ्लोर के अंदर मेजर करने की बात करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेशन में जितनी भी चीजें लग सकती हैं मटेरियल के तौर पर, वो सारा इन्वेंटरी इनपुट है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इन्वेंटरी कितने तरह के होते हैं। जब हम इन्वेंटरी कितने तरह के होते हैं ये देखने जाते हैं तो इन्वेंटरी को हम दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। यानी अगर हम देखें तो इन्वेंटरी दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है। पहला है जिसे हम डायरेक्ट इन्वेंटरी कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड दिख रहा है। डायरेक्ट इन्वेंटरी का मतलब क्या है, तो बेसिकली ये समझना है कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट पार्ट्स। पहला जो पार्ट है दैट इज डायरेक्ट इन्वेंट्री और दूसरा जो पार्ट है दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है। तो हम कह रहे हैं कि जब डायरेक्ट इन्वेंट्री की बात की जा रही है तो डायरेक्ट इन्वेंट्री का रोल क्या है, तो कहते हैं कि कोई भी वो मटेरियल जिसका सीधा सीधा प्रोडक्शन से रिलेशन है, या जिसका जिसका जो है कहते हैं कि वो मेन कंटेंट है प्रोडक्शन का। अब आप जो स्क्रीन पे लाइंस हैं उनको अगर आप देखें तो कह रहा है कि डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है, विच प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट मटेरियल वो है, यानी डायरेक्ट इन्वेंट्री वो है जिसका सीधा सीधा रिलेशन है प्रोडक्ट से। यानी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मटेरियल या वो इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता।
सीधे सीधे आप इतना समझ लें कि डायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जिसके बिना आप प्रोडक्शन की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? तो डायरेक्ट इन्वेंट्री में पहला है आपका रॉ मटेरियल, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए जो इनिशियल मटेरियल चाहिए, जिसकी वजह से वो जो मेन इंग्रेडिएंट, मेन जो कंटेंट होगा प्रोडक्ट को बनाने का, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कह रहे हैं। तो डायरेक्ट इन्वेंट्री का एक जो पार्ट है वो है रॉ मटेरियल। दूसरा पार्ट को हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिसे हम इन प्रोसेस इन्वेंट्री कह रहे हैं। इन प्रोसेस इन्वेंट्री के बारे में मैंने बताया आपको। इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, अब वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन में लगा दिया है या मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया है, वो सारा मटेरियल, जिसको सेमी फिनिश्ड गुड भी कह रहे हैं, तो वो सारा जो मटेरियल है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस और इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अगली चीज परचेस पार्ट्स, इसके बारे में भी डिस्कस मैंने करा कि परचेस पार्ट क्या होता है। परचेस पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको वी हैव नॉट डिसाइडेड टू मेक एट आवर ओन, बल्कि हम उन्हें खरीद लेते हैं। और ये भी जो ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं प्रोडक्शन को। तो परचेस पार्ट वो पार्ट है जिसको हम अपने यहाँ बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए या प्रोडक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको खरीद ले रहे हैं। फिनिश गुड्स, ये भी स्टॉक है, ये डायरेक्ट इन्वेंट्री का पार्ट है। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेंट्री की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेंट्री हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेस पार्ट्स एंड फिनिश्ड गुड्स। अब ये परचेस पार्ट्स जो है, इसी को आप स्पेयर्स भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का दूसरा जो पार्ट है, अभी हम लोगों ने डायरेक्ट इन्वेंट्री की बात की, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। अब ये इनडायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है? तो जब हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो सारा मटेरियल जिस मटेरियल का कोई डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, यानी वो सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ी हेल्प करने में काम तो आते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं करते। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कह रहा है दोज मटेरियल्स व्हिच हेल्प द रॉ मटेरियल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी ऐसा इन्वेंट्री, ऐसा स्टॉक, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो प्रोडक्ट को बनाने या तैयार करने में हेल्प करती हैं, वो सारी इनडायरेक्ट इन्वेंट्री हैं। लेकिन एक बात और कह रहा है कि इन सारी चीजों का जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें कोई इंटेग्रल पार्ट नहीं होता। इसका मतलब है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एग्जांपल से आप इस चीज को पकड़ें तो सपोज मुझे एक गिलास अगर शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं, जिस जिस मटेरियल से शरबत बनेगा, अगर उसकी बात करें तो वाटर है, आइस क्यूब्स हैं, उसके बाद सम फ्लेवर्स जिसकी बात हम करेंगे, फ्लेवर्स टेस्ट के लिए, शुगर की बात हम करेंगे, ठीक, या और किसी भी तरह का कोई भी चीज जिसको हम उस शरबत में डालना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेंट्री है। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें होंगी? अब देख लीजिए, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से ग्लास एक इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है। ठीक, शरबत बनाने में शरबत बन के तैयार होगा तो शरबत का इंग्रेडिएंट वो नहीं होगा, लेकिन ग्लास कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट है जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर हम लेमनेड बना रहे हैं सपोज, तो लेमन को कट करने के लिए हमें नाइफ की जरूरत होगी, तो नाइफ एक तरह का इनडायरेक्ट इन्वेंट्री हुआ। यानी डायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होगा, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्शन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाएगा और उसमें हेल्प करेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो अभी हम देखें तो पहली चीज है टूल्स की मैंने बात करी। अब नाइफ एक तरह का टूल है, ठीक, ऐसे प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई करने, प्रोडक्शन को और स्पीड अप करने, प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए जितने भी टूल्स, जितने भी मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, फिजिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे टूल्स जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री का पार्ट है। तो टूल्स की बात हम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स होते हैं, इन सभी तरह के टूल्स को हम इन्वेंट्री का ही पार्ट कहते हैं।
जितने टूल्स हैं, स्पेयर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे। दूसरी चीज सप्लाईज की बात हम कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई। तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में वो सारे मटेरियल यूज होते हैं जिनका रिलेशन प्लांट को रन करने या प्रोडक्शन को रन कराने में होता है। अब आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सप्लाईज का मतलब क्या है, सप्लाईज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो जब हम सप्लाईज की बात कर रहे हैं तो हम कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात कर रहे हैं। तो सप्लाईज का मतलब है वेरियस कंज्यूमेबल स्टोर्स सच एज ब्रूम्स, कॉटन वेस्ट एंड विम पाउडर। अब ये विम पाउडर का एग्जांपल हमने सिर्फ रखा है। यानी अब आप देखें सप्लाईज का जब हम बात कर रहे हैं तो सप्लाईज का मतलब है कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी वो स्टोर, वो चीजें, वो मटेरियल जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करेंगे, जिसको हम खर्च करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल है कि सफाई के लिए झाड़ू की आवश्यकता पड़ेगी, मशीन है, मशीन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जितनी चीजें हैं, ऑयल, ग्रीस, ब्रूम, कॉटन वेस्ट, ठीक, सफाई के लिए हम विम पाउडर की बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी सप्लाईज में है और कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं। इनको हम कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते, ये खर्च होती रहेगी। तो अब इनको खर्च होंगी और इनको हमको उसी अकॉर्डिंग रीऑर्डर भी करना पड़ेगा। अब जनरल सप्लाईज, सप्लाईज की बात हम कर रहे हैं तो सप्लाईज में कई चीजें हैं। अब जनरल सप्लाईज का मतलब क्या है? जनरल सप्लाईज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस में हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को ही यूज नहीं करते। भाई कहीं कहीं मेजरमेंट की जरूरत पड़ रही है, कहीं कहीं मार्किंग की जरूरत पड़ रही है, तो मार्किंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए हमें पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप के पेपर्स या जर्नल्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक सप्लाईज चाहिए जिनके थ्रू हम मशीन्स को ऑपरेट कर पाएंगे। तो जितने भी इस तरह के मटेरियल हैं जो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को और आसान बना रहे हैं, ये सारे जितने हैं ये सभी को हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्री कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में टूल्स और सप्लाईज आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे चल रहे हैं। तो पहले ये हम लोगों ने देखा कि इन्वेंट्री क्या होता है, उसके बाद ये देखा कि इन्वेंट्री के इनपुट्स कौन से होते हैं, फिर ये देखा कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो दो तरह की इन्वेंट्री होती है, डायरेक्ट इन्वेंट्री और इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, क्योंकि ये ही हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। तो जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रोसेस है। ये किस तरह का प्रोसेस है? तो कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को मैनेज करने की और मटेरियल या जितने भी चीजें हैं उनको लोकेट करने की, यानी एक तरह से देखिए जब हम बात करते हैं मटेरियल को मैनेज करने की, तो मटेरियल को मैनेज करने का प्रोसेस क्या है? तो मटेरियल को मैनेज करने के प्रोसेस में दो चीजें आती हैं, एक तो प्लानिंग और दूसरा कंट्रोलिंग। यानी एक तो मटेरियल को प्लान करना कि कब मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, क्यों मंगवाना है, ये सारी चीजें, और दूसरा कंट्रोलिंग कि कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो टर्म है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो टर्म है इसमें इन्वेंट्री प्लानिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल ये दो चीजें आती हैं। और हम लोग अभी इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है कि जितना हमने प्लान करा है इन्वेंट्री को, यानी जितना हमने स्टॉक को या जितना मटेरियल को हमने प्लान करा है, उस मटेरियल को हम लोकेट कर पाएं, उस मटेरियल को हम देख पाएं और उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज कर पाएं, इसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। अब आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो सीधे सीधे साफ साफ इस चीज को और क्लैरिफाई कर रहा है कि जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए स्टेटमेंट हम सिंपली ये दे सकते हैं कि एक साइंटिफिक सिस्टम है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? बेसिकली एक साइंटिफिक सिस्टम है which indicates what to order, when to order and how much to order। क्या ऑर्डर करना है, क्यों ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारी चीजें। अच्छा, कोई चीज अगर हमें परचेस करनी है तो कब और कितना परचेस करना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसको स्टोर कैसे करेंगे कम से कम खर्च में और कम से कम स्पेस में। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री कंट्रोल में आती हैं। यानी सिंपली अगर देखें, मैंने आपको बोला कि जो मैंने प्लान करा है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग
क्या हम इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम इन्वेंट्री को प्रॉपर सिस्टम में ला पा रहे हैं। तो सिस्टम में लाना और उसे चेक करना, कब, कहाँ, क्यों, कितना, किस लिए खरीदना है, किस लिए यूज करना है, ठीक है, कितना स्टोर करना है, इन सारी चीजों को ही हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो हमें एक चीज देखना होगा कि ये कंट्रोल को हम डिटरमिन कैसे करते हैं। मतलब हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि इन्वेंट्री का लेवल क्या होगा। तो कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई एक लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेवल कैसे डिसाइड होता है? इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हमें इन्वेंट्री का कोई ना कोई एक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, इतना हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं? तो ये डिसाइड करने के लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, और हम उन्हीं पैरामीटर्स को समझते हैं। पहला जो पैरामीटर है वही है ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार हम ये अगर सोच लेते हैं कि इन्वेंट्री का लेवल हमें कितना डिटरमिन करना है, कितना डिसाइड करना है, कितना चूज करना है, तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि कितनी मात्रा चाहिए इन्वेंट्री की, यानी वो स्टॉक हमें कितनी मात्रा में चाहिए। दूसरा, जब हम लीड टाइम जो वर्ड है इसको यूज कर रहे हैं, तो लीड टाइम का मतलब क्या है? कह रहा है लीड टाइम, देखिए बेसिकली डिफरेंस है। लीड टाइम बेसिकली डिफरेंस है, या एक तरह से कहें लीड टाइम जो है एक तरह से सम है, सम टोटल है। अब ये सम टोटल किस चीज का है, डिफरेंस किस चीज का, इसको देखें। तो लीड टाइम का मतलब है रिक्विजिशन टाइम, यानी कितने टाइम में कोई इन्वेंट्री की हमें जरूरत होगी। और दूसरा है प्रोक्योरमेंट टाइम। प्रोक्योरमेंट टाइम का मतलब वो टाइम जिस पीरियड में सप्लायर या सेलर हमें वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। रिक्विजिशन टाइम क्या है कि हमें इतने टाइम में जरूरत होगी। ठीक, आप इसको सिंपली अपने घर के एक एग्जांपल से देख सकते हैं। सपोज मेरे घर में अगर हम कहें तो मेरे घर में आई हैव 5 kgs ऑफ राइस। अब ये 5 kg राइस जो है मैं कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। ठीक, और ये जो 5 kg राइस है इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करने पर हम एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये 5 किलो जो चावल है ये खत्म होने वाला है, तो अब खरीदना चाहिए। तो रिक्विजिशन टाइम का मतलब है कितने टाइम में चावल आ जाना चाहिए। और प्रोक्योरमेंट टाइम का मतलब क्या है कि अगर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सपोज हमने आज ऑर्डर दे दिया, तो हम कितने टाइम में वो चावल फिर से वापस पा सकेंगे। तो एक तो है कि मेरे लेवल पे कितना रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायर्ड टाइम। और दूसरा प्रोक्योरमेंट टाइम, कि कितने टाइम में हमें प्रोवाइड हो जाएगा। राइट, तो ये दोनों चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों को अगर आप सम कर दें तो वो लीड टाइम बनता है। सेफ्टी स्टॉक क्या है? तो कहते हैं सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक का वो लेवल है। अब देखिए ये सारे लेवल्स की बात हम कर रहे हैं। पहला जो है ये लेवल डिसाइड करने के लिए, तो पहला था क्वांटिटी, कि हम क्वांटिटी देख लें और इससे ज्यादा या इससे कम है तो उससे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। दूसरा लीड टाइम देख लें कि रिक्विजिशन टाइम क्या है, कितने टाइम में रिक्वायरमेंट होगी नए स्टॉक की या नए मटेरियल की। अभी मेरे पास जो एग्जिस्टिंग है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा प्रोक्योरमेंट टाइम, ये प्रोवाइड कितने टाइम में हो जाएगा, यानी सप्लायर हमें कितने टाइम में दे देगा। सेफ्टी स्टॉक क्या है? तो कहते हैं एक्स्ट्रा इन्वेंटरी इज नीडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनरिलायबल फोरकास्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉक आउट्स। ठीक, अच्छा, अभी ये समझ लें कि एक्स्ट्रा इन्वेंटरी की जब हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा इन्वेंटरी वो स्टॉक का लेवल है जो हमेशा हम बचा के रखते हैं या बना के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां हमें स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो वहां पर हम उस स्टॉक से काम चला सकते हैं। यानी एक तरह से एक थोड़ा सा एक्सेस स्टॉक है ये। ठीक, हमारी जरूरत से ज्यादा अगर हम रख रहे हैं तो वो सेफ्टी स्टॉक है बेसिकली। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? तो कहते हैं रीऑर्डर पॉइंट ही नोन होता है, takes days between initiating the order and receiving the required quantity। तो रीऑर्डर पॉइंट कौन सा है? अच्छा देखिए ये पॉइंट है। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम सिर्फ टाइम है। और ये रीऑर्डर पॉइंट क्या है? ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आज ऑर्डर करा इतनी क्वांटिटी, तो इतनी क्वांटिटी हमें इतने टाइम में मिल जाएगी। एक एग्जांपल लेके देखें कि अगर आज मैं 10,000 आज के आज अगर हम 10,000 मास्क जो है किसी कंपनी को बनाने को बोले तो क्या आज के आज वो बना पाएगी?
ये एक बड़ा मैटर है। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या है कि कितने टाइम में बना करके वो उस पॉइंट तक उस क्वांटिटी को हमें प्रोवाइड करा देंगे। अभी देखते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। अभी हम लोगों ने कई चीजें देखी हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल, कि 4 तरीके से हम इन्वेंट्री का लेवल डिसाइड करते हैं। एक तो ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में ऑर्डर करना है। दूसरा लीड टाइम, मतलब रिक्वायर्ड टाइम क्या है, कब स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी, 4 दिन में रिक्वायरमेंट होगी, 5 दिन में होगी, 10 दिन में होगी। और प्रोक्योरमेंट टाइम, कि प्रोवाइड कराने वाला हमको कितने दिन में प्रोवाइड करा देगा, 2 ही दिन में करा देगा, 5 दिन में कराएगा, 1 ही दिन में करा देगा। ठीक, तो ये लीड टाइम, इसके बेसिस पे हम लेवल डिसाइड करते हैं। सेफ्टी स्टॉक हम खुद मैनेज करते हैं इसको। और रीऑर्डर पॉइंट, जहां पे हम सर्टेन क्वांटिटी के बेसिस पे कोई पॉइंट लेते हैं और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि अगर हम आज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कब तक हमें वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल पाएगी। तो अब देखते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखिए, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब मटेरियल को मंगवाने के, मटेरियल को रखने के, मटेरियल को यूज करने के लिए भी बहुत तरह के कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो कॉस्ट क्या है, तो कहते हैं कॉस्ट बेसिकली इनिशियली इनकर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में एक्सपेंस को हम कॉस्ट कहते हैं। तो आप देखें इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या है, तो क्या पहला जो कॉस्ट है दैट इज परचेस कॉस्ट। अब ये परचेस कॉस्ट क्या है, तो सीधे सीधे ये परचेस कॉस्ट बेसिकली एक नॉमिनल कॉस्ट है इन्वेंट्री का, कि किस अमाउंट पर हम कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल या मटेरियल खरीद कर ला रहे हैं, वो एक नॉमिनल कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 5 रुपए में कोई चीज खरीद के ला रहा हूं तो मेरे लिए परचेस कॉस्ट या उसकी नॉमिनल कॉस्ट जो है 5 रुपीज है। तो कह रहा है इट इज द परचेस प्राइस ऑफ द आइटम दैट आर ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। मेरे पास चीजें नहीं है और अगर मैं बाहर से कोई भी मटेरियल खरीद रहा हूँ तो वो मटेरियल मुझे कितने रुपए में पड़ रहा है, ये बेसिकली मेरे लिए इनिशियल कॉस्ट होगा और यही इनिशियल कॉस्ट ही परचेस कॉस्ट है। अब एक बार हमने खरीद लिया कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम खरीद लिया, अब खरीदने के बाद हमें दूसरी चीज देखनी पड़ती है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। खरीदने का जो कॉस्ट है परचेस कॉस्ट कहलाता है, ये नॉमिनल कॉस्ट है। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट क्या है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, तो कहते हैं कि ऑर्डर करने का कॉस्ट, ऑर्डर करने का भी कॉस्ट है। शायद आप लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते होंगे, क्योंकि हम लोग जब एक्सपेंसेस करते हैं तो अपने लेवल पे बहुत इजीली कर देते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि इन सारी चीजों का भी बहुत अपना एक वैल्यू है, अपना इंपॉर्टेंस है। जब हम कॉस्ट के मामले में स्टडी कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन के मामले में चीजों को देख रहे हैं, तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन द इन्वेंटरी इज टू रिस्टोर। अगर इन्वेंट्री को हमें फिर से रिस्टोर करना है, मैंने 1000 यूनिट मंगवाया था रॉ मटेरियल का, वो खत्म हो गया, अब दोबारा से 10,000 यूनिट मंगवाना है, दोबारा से 1000 यूनिट मंगवाना है, 5000 यूनिट मंगवाना है, तो मंगवा करके रखने के लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में एक चीज और कह रहा है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोसेसिंग एंड चेसिंग ऑफ द परचेस ऑर्डर, transportation, inspection of quality, chasing past due orders and so on, right? अच्छा, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं या फिर इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक तरह का कॉस्ट है जिसमें परचेस ऑर्डर, यानी हम कोई ऑर्डर परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। भाई अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हमें मार्केट में जाना पड़ेगा या फिर हमें स्टॉकिस्ट तक जाना पड़ेगा। नहीं भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट सामान को मंगवाने के लिए, अगर हम रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए भी मुझे गाड़ियां भेजनी पड़े तो वो भी मेरे एक तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कि ऑर्डर करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक, अब इंस्पेक्शन, मैं कोई मटेरियल चेक कर रहा हूँ क्वालिटी पैरामीटर पे, तो पता चला चेक करने में जो है हमारे कुछ खर्चे हो गए। चेसिंग पास्ट ड्यू ऑर्डर्स, कोई पुराना ऑर्डर हमने करा है लेकिन वो ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं हुआ, या ये कहें कि मैंने अपने जो सेलर है उस सेलर को पहले ही 10,000 यूनिट का ऑर्डर दिया था, अभी तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे जो ऑर्डर हैं ड्यू, वो भी हम इसमें देखते हैं।
तो बेसिकली आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ऑर्डर करने का भी अपना कॉस्ट है। ठीक, इसे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कह रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब है उपलब्ध कराना। तो कोई भी मटेरियल जब तक हमें उपलब्ध नहीं हो जाता, परचेस कॉस्ट तो सीधे सीधे मैं कोई मटेरियल खरीद रहा हूं उसके लिए दे रहा हूं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ऑर्डर प्लेस करते टाइम हम क्वालिटी की बात सोच रहे हैं, हम पुराने ऑर्डर्स का भी सोच रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का सोच रहे हैं कि ऑर्डर करने जाना पड़ेगा। अब ऑर्डर करने जाने के लिए सपोज 5 किलोमीटर हमारा सप्लायर दूर रहता है, तो मेरे को उस तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अब उस ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होगा वो सारा ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक, तो इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कह रहे हैं इसी वजह से। अब तीसरा जो टाइप है इट इज कैरिंग कॉस्ट। एक बार मैंने परचेस कर लिया तो नॉमिनल अमाउंट मैंने पे कर दिया। दूसरा, मैंने पिछले बहुत सारे ऑर्डर्स दे रखे थे उनको फॉलो अप करना, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक्सपेंस है, क्वालिटी चेकिंग के लिए जो एक्सपेंस है, वो सारा जितना भी था वो अगर हम कहें तो वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हुआ। अभी कैरिंग कॉस्ट क्या है? तो कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंस एसोसिएटेड विद होल्डिंग इन्वेंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये होल्डिंग का मतलब क्या है? मैंने स्टॉक खरीद लिया, अब उस स्टॉक को मुझे अपने अपने गोडाउन में, अपने गोदाम में रखना है, अपने स्टोरेज में, अपने वेयरहाउस में रखना है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिस कॉस्ट को हम बियर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को अपने यहाँ मेंटेन करने के लिए, किसी किसी मटेरियल को अपने यहाँ मेंटेन करने के लिए। ठीक, एक एग्जांपल है कि मैंने 8000 यूनिट के लिए 8000 यूनिट मुझे कोई चीज बनानी है, उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल के तौर पर गेहूं खरीदा। अब रॉ मटेरियल के तौर पर जो मैंने गेहूं खरीदा है, उस गेहूं को रखने, उसके स्टोरेज, ठीक, उसकी कीपिंग की मतलब उसमें कीड़े न लगे, उसके लिए दवाई, उसके लिए और सारी चीजें, ये सारा जो मटेरियल है वो कैरिंग कॉस्ट है। अब ये कैरिंग कॉस्ट बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट होता है कि प्रोडक्ट को, मटेरियल को हमने परचेस कर लिया है, लेकिन उसे अब केवल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं वो कैरिंग कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है? तो स्टॉक आउट का कॉस्ट मींस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉट सर्विंग द कस्टमर्स। स्टॉक आउट इंप्लाइज शॉर्टेज। अच्छा देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे कस्टमर ने हमें कोई ऑर्डर दिया है कि हमें इतना यूनिट चाहिए, और सपोज हम उतने यूनिट सामान या उतने यूनिट प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं, तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में उतना यूनिट मैं नहीं बना पा रहा हूं, उस पीरियड में हमें जितना भी एक्सपेंस, जितना भी खर्च उठाना पड़ रहा है वो स्टॉक आउट कॉस्ट है। एक बार फिर से अगर आप देखें इस लाइन को, तो कह रहा है स्टॉक आउट कॉस्ट मींस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉट सर्विंग द कस्टमर्स। मतलब जितने पीरियड तक मैं अपने कस्टमर को सर्व नहीं कर पा रहा हूं, अपने कस्टमर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूं, उस पीरियड की जो कॉस्ट है वो स्टॉक आउट कॉस्ट है। तो इसी वजह से कह रहा है स्टॉक आउट इम्प्लाइज शॉर्टेजेस, यानी मेरे पास शॉर्टेज है, मेरे पास प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, अब उस शॉर्टेज के पीरियड का जो कॉस्ट होगा वो स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। अगली चीज और जिसे हम कह रहे हैं, अभी 4 तरह के कॉस्ट की हम लोगों ने बात करी। एक तो इन्वेंट्री में हम, आपने देखा कि इन्वेंट्री में पहला जो कॉस्ट है, जी, पहला जो कॉस्ट है दैट इज परचेस कॉस्ट, दूसरा जो कॉस्ट है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट था, तीसरा कॉस्ट हम लोगों ने देखा कैरिंग कॉस्ट, और उसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट। अब एक बात और समझ लें कि इसके अलावा भी स्टॉक या मटेरियल को मैनेज करने के कुछ और भी खर्च, कुछ और भी कॉस्ट लगते हैं। तो कह रहा है कि अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सॉरी, कह रहा है कि अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आप इसका लास्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, इसका लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन इन्वेंट्री कंट्रोल आर वेयर हाउसिंग कॉस्ट और डैमेज और एब्सोलेंस। ठीक, बहुत बार क्या होता है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट यानी गोदाम में रखने का खर्च,
गोदाम में रखने का खर्च हम कहते हैं कि कैरिंग कॉस्ट में आता है, लेकिन इसको अगर अलग से देखें तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ये अगर हमने कहीं दूसरी जगह गोदाम ले रखा है, हमारा खुद का गोदाम है, उसके लिए हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास खुद का गोदाम नहीं है, हमने कहीं और गोदाम ले रखा है, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट वहां पर और बढ़ जाता है। डैमेज का कॉस्ट, तो ये जितने भी कॉस्ट हम लोगों ने 4 तरह के कॉस्ट पढ़े, इसके अलावा वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो सकता है, डैमेज कॉस्ट हो सकता है, मेरा मटेरियल है वो खराब हो रहा है, मतलब रॉ मटेरियल हमने अपने गोदाम में रख दिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, तो वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अब पता चला कि वो डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, मतलब रोटन बिल्कुल सड़ रहा है, तो अब वो डैमेज कॉस्ट में आएगा। ऑब्सोलेंस का मतलब है अप्रचलन, यानी कुछ चीजें अप्रचलन में होती हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनको हमें मतलब मजबूरी में वो प्रचलन से बाहर हो गई हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दवाओं का एक्सपायर हो जाना। ठीक, अब दवा हम खरीद के लेके आए, पता चला कि वो दवा एक्सपायर हो गई, अब एक्सपायर हो गई है तो उसे हम दोबारा से अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें थी, अभी आपने देखा सारी चीजें जो थी, ये सभी इन्वेंट्री कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पार्ट में था। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस पूरे वीडियो को देखा है, क्योंकि जिन लोगों ने भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, उनके लिए मेरा एक सीधा सा मैसेज है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट बना पाए इन वीडियोस को देखने के बाद, तो मेरा वीडियो बनाना बहुत सक्सेसफुल होगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के पॉइंट्स को समझने की और मेरे लेक्चर्स को सुन करके एक कॉन्सेप्ट क्रिएशन की बात पे काम करें, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एजुकेशनल पर्पस को कहीं ना कहीं सर्व करना है। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही कंटेंट लेकर आया हूँ, आगे और भी कंटेंट लेकर के मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा, और आशा करता हूं कि आप भी जो है इन वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियोस को बीच बीच में ना देखें, आप एक टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बना रहा हूँ, उसको पूरा पूरा देखें, क्योंकि तभी मेरा ऑब्जेक्टिव या पर्पस सर्व होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे। तो इन सारे शब्दों के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। अगले बहुत सारे लेक्चर्स के साथ मैं फिर से आपके साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।